हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। फिर इसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है और प्रीफिक्सेस क्या हैं। तो ये लेक्चर 1 है। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट देखते हैं कि फिजिक्स क्या है। अब देखिए यहां पर मैं लिखता हूं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। यहां पे लिखता हूं द ब्रांच ऑफ science that deals with the study of matter and energy and relationship between them। और फिर मैटर और एनर्जी के बिटवीन रिलेशनशिप क्या है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। तो दो चीजें मेन इस डेफिनेशन में क्या है, मैटर है और एनर्जी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या चीज है और एनर्जी क्या चीज है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है मैटर, मैटर क्या चीज होती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई mass एंड स्पेस। कोई भी चीज जो कुछ मैस रखती हो, चाहे वो थोड़ी हो, मिलीग्राम में हो, ग्राम में हो, जितनी भी मैस हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैस रखती हो, तो वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। फिर जब वो मैस रखेगी, चाहे वो मिलीग्राम में भी क्यों ना हो, लेकिन वो भी इस यूनिवर्स का कुछ स्पेस तो लेगी। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मैस एंड स्पेस। कोई भी चीज हो जिसकी थोड़ी बहुत मैस भी हो, थोड़ी हो, ज्यादा हो, जितनी भी हो, लेकिन और वो जब मैस रखेगी तो फिर स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं, जैसा कि आपके पास क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है। तो इस तरह आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। ये सारी क्या है, मैटर की स्टेट्स हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हर बॉडी के अंदर एक वर्क करने की एबिलिटी होती है। कोई बॉडी ज्यादा वर्क करता है, कोई बॉडी कम वर्क करता है। वो किस पे डिपेंड करता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉडी ज्यादा वर्क करता है, ये कम करता है। वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी के ऊपर। जिस बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा वर्क करेगा, और जिस बॉडी के पास एनर्जी कम होगी वो कम वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, the ability of body to do work, ठीक हो गया, इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एनर्जी। फिर हम देखते हैं कि एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशनशिप क्या है। अब जो है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, और फिर देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स क्या हैं, जो कि आपकी बुक का फर्स्ट टॉपिक है। कौन सा, फिजिकल क्वांटिटीज। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये सबसे पहले देखते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टू टाइप्स हैं किसकी, फिजिकल क्वांटिटीज की। अब सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पर फिजिकल क्वांटिटीज की। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं।
अब देखें डेफिनेशन लिखता हूं, द ऑल measurable quantities are called physical quantities। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसकी हम एग्जांपल क्या दे सकते हैं, किस तरह आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आप एग्जांपल लिखें इसकी स्टूडेंट यहां पर, जिस तरह आपके पास लेंथ है तो आप लेंथ को मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, मैस है, टाइम है, और वेलोसिटी है, फोर्स है, टेम्परेचर है, एंड सो ऑन। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जिनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी दो कैटेगरीज, दो इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस क्वांटिटीज नाम से पता चलता है कि ये जिस तरह हम इसको कहते हैं बेस है, बुनियादी क्वांटिटीज, ठीक है। अब इनको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास ये है कि पहले डेफिनेशन लिख दें, द क्वांटिटीज on the basis of which other quantities are described are called base quantities, like आपके पास स्टूडेंट्स लेंथ है, मैस है, यहां पर मैं लिखता जाता हूं, लेंथ है, ये मैस है, टाइम है, और इसी तरह आप यहां पर टेम्परेचर लिख दें नेक्स्ट, और नेक्स्ट इसके बाद है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिख दें आप। अच्छा, और इसके बाद जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिख दें आप, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कितनी क्वांटिटीज हो गई, चेक करें स्टूडेंट्स, लेंथ है, लेंथ, टाइम, मैस, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, और करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इसके एग्जांपल्स हैं, बेस क्वांटिटीज एग्जांपल हैं, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, बेस क्वांटिटीज हैं। और दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज आती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हेडिंग देता हूं यहां पर, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस, जिनको हम एक्सप्लेन करते हैं बेस क्वांटिटीज की बेस के ऊपर, इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटीज का रेफरेंस से या उनको यूज करके हम जो नई क्वांटिटीज बनाते हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे द क्वांटिटीज दैट are expressed in term of base quantities are called derived quantities, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्टूडेंट्स डिराइव्ड क्वांटिटीज की, जैसा कि फोर्स है, ठीक है, आपके पास वेलोसिटी है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको मैं बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को याद रखने के लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि बेस कौन सी हैं, डिराइव्ड कौन सी हैं, मिक्स हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस क्वांटिटी को मैं बेस कहूं, किसको डिराइव्ड कहूं। आप देखें स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। बेस क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, जो क्वांटिटीज किसी डिवाइस से मेजरमेंट हो, किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजरमेंट हो, तो वो क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज होती हैं। आप चेक कर सकते हैं, जितने एग्जांपल दिए हैं मैंने यहाँ पर, कि लेंथ है, लेंथ मेजरमेंट करना हो तो आप मीटर रूल यूज करते हैं, इंची टेप यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास लेंथ मेजरमेंट होती है। इसी तरह देखिए स्टूडेंट्स, टेम्परेचर है, आपको क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा। तो थर्मामीटर क्या है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो,
मैथ्स हो, हम मैथ्स को मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, तो आप बैलेंस यूज करते हैं, फिजिकल बैलेंस यूज करें, स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हुए आप फाइंड आउट करें मैथ्स, तो आप कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे, चाहे वो डिजिटल हो, मैकेनिकल बैलेंस हो, तो मैथ्स के लिए आपको कोई ना कोई डिवाइस यूज करना पड़ेगा। तो इसी तरह टाइम मेजरमेंट करने के लिए आवाज यूज करनी पड़ती है। इसी तरह आपके पास अमाउंट ऑफ करंट है, उसको मेजरमेंट करने के लिए भी हमारे पास एक क्या होता है डिवाइस, जिसे क्या कहते हैं हम एमीटर कहते हैं। तो ये जितनी क्वांटिटीज हैं ये सब की सब किससे मेजरमेंट होती है, डिवाइस से मेजरमेंट होती हैं, इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट होती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। कि ठीक हो गया, ये इसके लिए बेस क्वांटिटीज के लिए हो गया। तो फिर स्टूडेंट्स आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को कैसे याद रखेंगे, फिर ये कौन सी क्वांटिटीज डिराइव्ड होती हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स एक पॉइंट याद रख लें, जो क्वांटिटीज फार्मूले से हैं, जो क्वांटिटीज जस्ट किसी ना किसी फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फोर्स है, फोर्स मेजरमेंट करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो फोर्स कैसे मेजरमेंट करते हैं आप, फोर्स मेजरमेंट करते हैं आप F इज इक्वल टू क्या होता है ma, तो आप फार्मूला अप्लाई करते हैं, पहले आपको मास मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिर इनको मल्टीपल करेंगे तो आपके पास फोर्स आएगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सारी सारी जिस तरह ये आपके पास वेलोसिटी है, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है वेलोसिटी, तो पहले डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करें, टाइम मेजरमेंट करें। अब डिस्प्लेसमेंट देखो स्टूडेंट्स, ये आपके पास बेस क्वांटिटी है और टाइम भी बेस क्वांटिटी है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आएगी। तो जो क्वांटिटी स्टूडेंट्स फार्मूले से हैं आपके पास, तो वो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट के साथ डिवाइस से मेजरमेंट हो तो वो बेस क्वांटिटीज होती हैं। तो ये आपने माइंड रखना है कि बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मैं नेक्स्ट लिखता हूं बेस यूनिट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, बेस यूनिट्स नाम से पता चलता है, द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। भी जितने भी बेस क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं द यूनिट ऑफ बेस, the units of base quantities are called base units। इन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम बेस यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि आपको मैं 2-3 की एग्जांपल दे देता हूं, लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, ठीक हो गया, इलेक्ट्रिक करंट है। आप यहाँ पर टेबल में भी आप देख सकते हैं, आपकी बुक में टेबल गिवन होगा, उसमें बेस क्वांटिटीज गिवन होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ के नाम लिखे हैं, पूरा टेबल ड्रा नहीं करा, ठीक हो गया, काफी सारी हैं आपके पास बेस क्वांटिटीज। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ है, तो देखिए बेस क्वांटिटी, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिखी, ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, ये क्वांटिटीज आ रही हैं, यहाँ पर इनके सिंबल्स आ रहे हैं, और यहाँ पर इनका मैं यूनिट लिख देता हूँ। अब जैसा कि स्टूडेंट्स लेंथ है, इसका सिंबल हम क्या लिखेंगे फिजिक्स में L, मैस जहां पर भी आएगी इसका जो सिंबल होगा M लिखेंगे, टाइम जहां पर भी आएगा इसका सिंबल क्या लिखेंगे T, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वगैरह में हम जब सॉल्व करेंगे पूरा टाइम लिखने के बजाय हम स्मॉल t लिख देते हैं, इसका सिंबल लिख देते हैं हम, मैस का इसी तरह M लिख देते हैं, टेम्परेचर का कैपिटल T लिख देते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो I होता है, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो लेंथ है इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। अब देखो मीटर पूरा लफ्ज है, तो यूनिट का भी हम सिंबल लिखते हैं। अब देखिए मीटर, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी का यूनिट है तो बेस यूनिट कहलाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देखो, मीटर पूरा लफ्ज हो गया, फिर मीटर का सिंबल लिखना तो M लिखो। तो अब देखिए मैक्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम पूरा लफ्ज लिखने के बजाय मैं केजी लिख दूंगा। इसी तरह टाइम है, इस टाइम का सिंबल T है, यूनिट इसका ऐसे यूनिट्स हम देखते हैं कि क्या होता है सेकंड। आपको बताता हूं कोई ऐसे सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स, ठीक हो गया, ये आपको नेक्स्ट बताता हूं कि ये क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, टाइम है, इसका यूनिट क्या होता है सेकंड, में सिंबल S लिख देता हूं। टेम्परेचर का क्या है केल्विन, K लिख देता हूं, और इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर का मैं A लिख देता हूं, ठीक है। यूनिट्स को भी मैंने सिंबल की फॉर्म में लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये A है, एम्पेयर है, यूनिट है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। बेस क्वांटिटीज यूनिट्स को हम बेस यूनिट्स कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं आपके पास, ये है आपके पास डिराइव्ड यूनिट। आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज
आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसा कि आपके पास फोर्स है, फोर्स का हम यूनिट लिखते हैं न्यूटन, और वो आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होती है, ma के बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये फोर्स का न्यूटन क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, और ये वाला जो यूनिट है फोर्स का, क्योंकि न्यूटन इसके इक्वल है ना, तो ये फोर्स का बेस यूनिट है। क्योंकि देखो किलोग्राम बेस क्वांटिटी का यूनिट है, मीटर भी बेस में आया हुआ है, लेंथ का है, और सेकंड इनवर्स स्क्वायर टाइम का है सेकंड। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये सारे यूनिट्स बेस क्वांटिटीज के यूनिट हैं, तो ये सारे यूनिट बेस यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट कौन सा है, डिराइव्ड है। तो ये सारे मिलकर एक क्या बनाते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बनाते हैं, और ये यूनिट आपके पास क्या कहलाएगा, बेस यूनिट्स। ठीक हो गया, ये फोर्स का डिराइव्ड यूनिट है, ये इसका बेस यूनिट्स है। क्लियर हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसी तरह स्टूडेंट्स आप वॉल्यूम की एग्जांपल दे सकते हैं, लेंथ, वेड्थ और हाइट। तो आप देखें लेंथ का भी मीटर, वेड्थ हो तब भी मीटर होता है, हाइट तब भी मीटर होता है, तो ये आपके पास मीटर क्यूब आ जाता है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का जो यूनिट है ये डिराइव्ड यूनिट है, जो कि लेंथ से, वेड्थ से और हाइट से आया है हमारे पास। क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसी यूनिट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको देख लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आप देखें स्टूडेंट्स 1960 में, ठीक है, ये 1960 में ये एक कॉन्फ्रेंस हुई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। क्यों हुई, प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट्स, 1960 से बिफोर हम साइंटिफिक रिसर्च हो या हमारे पास कोई एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो, उन चीज़ों को हम दूसरे कंट्रीज में भेजना मुश्किल हो जाता था, या वहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो डिफिकल्ट था, क्योंकि हर कंट्री के अंदर यूनिट्स क्या थे, डिफरेंट थे। अब कोई मैथ्स को किसी यूनिट में मेजरमेंट कर रहा था, यहाँ पर हम किसी और यूनिट में मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी और कंट्री में जाएं तो वो किसी और यूनिट्स में क्वांटिटीज को मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ओवरऑल वर्ल्ड एक सिस्टम बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई, जिसकी पेरिस में, लंदन में, पेरिस में कॉन्फ्रेंसेस हुई, और 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक हो गया, 11 कॉन्फ्रेंसेस हुई। जो 11th थी कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी उस कमेटी की, वो 11th, उसे क्या कहते हैं, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। तो उस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स डिसाइड किया गया कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, और उनको हमने यूनिट्स कौन कौन से देने हैं। ठीक हो गया, जितनी भी क्वांटिटीज थी, फिजिकल क्वांटिटीज लिखी गई, फिर उनको दो ग्रुप्स में रखा गया, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज में। तो फिर उनके यूनिट्स दिए गए आपको, और ये सिस्टम फिर 1960 में पूरे वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई कर दिया गया, और इस वजह से इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, एसआई। आप एब्रीवेशन में लिखना चाहें तो आप इसको क्या लिखते हैं, एसआई। मतलब क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। क्लियर हो गया। मैथ्स का यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम भी हो सकता है, किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है। तो लेकिन हमने कौन सा लिखा है, किलोग्राम लिखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम में यही है कि ऐसे यूनिट इस मैथ्स का किलोग्राम लिखा जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास टाइम है, तो टाइम का आपको पता है आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो इसका एस यूनिट है टाइम का, वो सेकंड है। तो इसलिए स्टूडेंट जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वैल्यू गिवन हो, आपको डेटा गिवन हो, वो किसी और यूनिट में हो, तो आपने सबसे पहले काम क्या करना होगा कि उस क्वांटिटीज के उस यूनिट को आपने एस यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि आपके पास अगर टाइम गिवन हो आवर्स में, तो न्यूमेरिकल में आपने आवर्स टाइम पुट नहीं करना, आवर्स में पुट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, सेकंड्स में करना है। तो सबसे पहले आप आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपको डिस्टेंस गिवन हो, डिस्टेंस है, लेंथ है गिवन हो, वो किलोमीटर में, तो आपने क्या करना होगा, किलोमीटर वाली वैल्यू को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज नहीं करना। तो आपने क्या करना होगा, उसको मीटर में पहले कन्वर्ट करना होगा, देन आपने उसको क्या करना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में वैल्यू को पुट करना है, कौन सी, मीटर वाली वैल्यू को। क्लियर। तो अब आपके पास जो बुक वाला आंसर होगा वो आएगा आपके पास। क्लियर। ये था मेरे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये पूरी वर्ल्ड के ऊपर अप्लाई होता है, पूरी वर्ल्ड के जितने कंट्रीज हैं सब के ऊपर एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है। इससे ये बेनिफिट हुआ है कि आप ट्रेड करना, इंपोर्ट करना, चीजों को एक्सपोर्ट करना इजी हो गया है।
क्लियर हो गया। अच्छा अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल ने क्या किया, फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में, फिर उनको यूनिट्स के नाम दे दिए गए। लेकिन दो क्वांटिटी स्टूडेंट्स ऐसी थी जो कि ना ही बेस में आती हैं ना डिराइव्ड में आती हैं, तो फिर उन क्वांटिटीज को हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं और उनके यूनिट्स को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। अब वो कौन से हैं, देखिए यहाँ पर तो मैंने दो डिस्कस किया ना मैंने, कि बेस यूनिट्स हैं और डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सात सप्लीमेंट्री यूनिट्स अगर बताऊं आपको, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको बताता चलूं तो वो कौन से हैं, दो। एक है स्टूडेंट्स आपके पास, यहां पे लिख देता हूं रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब पहले बल्कि क्वांटिटीज बताता हूं आपको। एक आपके पास स्टूडेंट्स क्वांटिटी होती है प्लेन एंगल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपके पास, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल एंगल है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल एंगल है। इसके यूनिट को हम क्या बोलते हैं, रेडियन, और शॉर्टकट में आप RAD लिखते हैं, ठीक है। और सॉलिड एंगल जो है इसके यूनिट को स्टेरेडियन बोलते हैं और इसको आप ST से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो यूनिट स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक हो गया। और इनका यूनिट जो है रेडियन और स्टेरेडियन है। ये आपके पास दो क्वांटिटीज के यूनिट सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, बाकी आपके पास जो है बेस और ड्राइव में डिवाइड कर दिए गए हैं। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैं हेडिंग देता हूं साइंटिफिक नोटेशन की। अब देखिए स्टूडेंट्स साइंटिफिक नोटेशन क्या है। अगर देखिए स्टूडेंट्स आपके पास कुछ क्वांटिटीज हैं और वो क्वांटिटी बड़ी है, आपको काफी जगह लेनी पड़ती है, काफी डिजिट्स लिखने पड़ते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस आप चाहते हैं कि वही बड़ी क्वांटिटी एक छोटे से स्पेस के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हमने एक रूल बनाया हुआ है जिसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं साइंटिफिक नोटेशन में, कि आपके पास सपोज ये नंबर है, ये इस तरह नंबर। अब देखें यहां पर ये स्टॉप हो गया है। अब जहां पर नंबर स्टॉप हो जाता है इसका मतलब है वहां पर फुल स्टॉप है, मैं लिख सकता हूं, डेसिमल लिख देता हूं। ये मतलब यहां पर नंबर रुक गया है। अगर पॉइंट ना हो राइट साइड पर, नंबर यहां पे स्टॉप हो गया ना, तो ये आप डॉट लिख दें, आप पॉइंट लिख दें यहां पर। तो स्टूडेंट्स हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स याद रखना साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी क्वांटिटी को लिखना हो तो डेसिमल से पहले एक डिजिट होना जरूरी है। अब देखें जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया कि डेसिमल से पहले आपके पास क्या हो, एक डिजिट हो। डेसिमल से बिफोर एक डिजिट हो और वो नंबर पावर ऑफ 10 में लिखा जाए, देन इट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास क्वांटिटी थी, अब इसको मैं लिख रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट देखो राइट से लेफ्ट मूव करके आया, यहां पर कितने डिजिट क्रॉस किए हैं वो आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर आपने 5 लिख देनी है। पॉइंट जब राइट से लेफ्ट आए तो पॉजिटिव पावर होगी। अब इसी तरह स्टूडेंट्स अगर यूं होता 0.00428, तो इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना हो तो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स डेसिमल यहां पर है, तो आपको बताया कि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। तो पॉइंट यहां पर आएगा 4.28 और 10 की पावर में लिखा जाता है इसको। तो कितने डिजिट, जितने डिजिट पॉइंट क्रॉस करता है उनको हम काउंट करते हैं। जैसा कि यहां पर मैंने देखा कि पॉइंट ने कितने डिजिट क्रॉस किए, 1 2 3 4 5, और वो राइट टू लेफ्ट पॉजिटिव पावर 5 लिख देंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स काउंट करें 1 2 3 4 डिजिट क्रॉस किए तो 4 लिखूंगा मैं। और फिर देखना होता है कि डेसिमल राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो नेगेटिव पावर लिखी जाती है, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये तो था स्टूडेंट्स आपके पास साइंटिफिक नोटेशन। और एग्जांपल देता हूं, देखें 4 2 8 6 8 है, ये पॉइंट यहां से इसको मूव करवाएंगे, यहां पे ले आएंगे, तो ये आपके पास 4.28। बाकी डिजिट बेशक आप इसको क्या कर दें, छोड़ दें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख दें और फिर 10 की पावर क्या आएगी। आप चेक करें कि पॉइंट कितना मूव कर रहा है। आपने ये नहीं देखना कि इधर से डिजिट काउंट करना शुरू कर दें आप, बल्कि देखो पॉइंट कहां से कहां तक मूव करके आ रहा है। पॉइंट यहां पर था तो यहां पर आया है। अब देखिए पॉइंट ने डिजिट कितने क्रॉस किए, 1 2 2 डिजिट, तो 10 की पावर 2। फिर देखो कि डेसिमल पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो आपके पास राइट टू लेफ्ट जब भी जाता है तो पॉजिटिव पावर आती है, तो
तो प्लस का 2 लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह आप क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, इन क्वांटिटीज को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। तो ये रूल है बेसिकली आपने याद रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में ये एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप कुछ वैल्यू गिवन हो, कुछ क्वांटिटीज गिवन हो, आप क्या कहा जाता है कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर भी हम आंसर मेजॉरिटी मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल में यही होता है कि आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। क्लियर हो गया?